नमस्कार। और आज हम बात करेंगे जो संघ की कार्यपालिका, जो राष्ट्रपति हमारा जो चल रहा है टॉपिक। एक ही बनी है क्लास। एक क्लास हमने राष्ट्रपति के बारे में बना दी है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। क्योंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो अभी राष्ट्रपति का नहीं हो रहा, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनका जो चुनाव चल रहा है। उनके बावजूद जो हम चुनाव के बारे में बात की थी, वो राष्ट्रपति का हमने कर ली है। और आज उसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम शुरू करेंगे। प्रोसेस क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बारे में यदि कोई विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मतलब कि शपथ के बारे में बात करेंगे। फिर उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। फिर उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। फिर अध्यादेश के बारे में बात करेंगे। आपातकाल के बारे में बात करेंगे। जो सारी जानकारी होंगी राष्ट्रपति के संबंधित, वो बातें करेंगे। और शक्ति कितनी दी गई है और इनका प्रयोग कौन करता है, वास्तव में इसके पीछे हाथ किसका है, क्या है, जो भी बात होगी वो हम आज इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो जो देखिए, यदि राष्ट्रपति के टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहता है, कि उनको लगता है कि नहीं मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है राष्ट्रपति की क्लास के बारे में, नहीं सॉरी, राष्ट्रपति के आधार पर, है ना, उनके क्षेत्र में हमें कुछ समस्या उत्पन्न होती है, हमको समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रपति के बारे में, तो ज़रा सा इस क्लास को पूर्ण ज़रूर देखना। हम जो तथ्य है उन पर आधारित बातें करेंगे। चलो शुरू कर देते हैं। राष्ट्रपति शक्ति करते हैं, केवल राष्ट्रपति लगाते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है ना, क्योंकि अब अलग अलग बात करेंगे तो फिर एक शक्तियाँ भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहले तो हम अनुच्छेद 54 और 55 के बारे में बात कर ली थी। फिर हमारा आगे अनुच्छेद आता है, वो आता है 56, अनुच्छेद 56, ठीक है ना। अब इसके अंदर राष्ट्रपति किस प्रकार पद पर रहेगा और कब तक रहेगा, वो इसके बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति के पद के बारे में, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अनुच्छेद 56 ये कहता है, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद में ना, वो अपने पद धारण करता है, अपना पद धारण करता है। और पद धारण करने से पहले शपथ लेता है, शपथ, 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 है ना, जो ऐसे ही अगले तो वो देख लेना, शपथ ही होता है, शपथ सही है। तो देखिए, अपना पद धारण करता है और शपथ लेता है। तो देखिए, शपथ पहले लेता है, फिर पद धारण करता है। तो पद धारण करने से पहले शपथ लेता है, भी मैं आज शपथ लेता हूँ, मैं भारत के प्रति अपने विशिष्ट रूप से काम करूँगा, एक निश्चित रूप में काम करूँगा, और भारत की सेवा करूँगा, और संविधान का आदर करूँगा, और उनके अनुसार लोक कल्याणकारी कार्य करने में अपना योगदान दूंगा। जो भी बातें होती है वो राष्ट्रपति अपने शपथ के अंदर दौरान करता है। लेकिन उससे पहले हम पद धारण करने के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जीतने के तुरंत बाद पद धारण करने के बाद में 5 वर्ष तक शासन करता है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक शासन करता है, तक शासन करता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है। एक अनुच्छेद आता है 56 एक क, अनुच्छेद 56 एक क। इसके अंदर क्या है कि राष्ट्रपति को लगता है कि भाई मेरे को ये पद ठीक नहीं लग रहा है, मैं पद पर काम नहीं करना चाहता हूँ। उसने कोई भी उनके सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण वो चाहता है मैं राष्ट्रपति के पद पर हटना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा भाई? ऑप्शन तो होना चाहिए कि भाई वो अपने पद से हटना चाहता है। तो अनुच्छेद 56 के माध्यम से वो पद धारण करता है और उन्हीं के माध्यम से हटता है। लेकिन इसी के अंदर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 56 एक क, जिसके तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति
अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति को दे सकता है त्याग पत्र। ये तो बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या है, 56(1) ख के माध्यम से। 56(1) ख क्या कहता है, देखिए 56(1) क के माध्यम से राष्ट्रपति खुद चाहता है कि मुझे त्याग पत्र देना है तो वो इसके माध्यम से दे सकता है, इसके माध्यम से। और यही बात आगे 56(1) ख में कही गई है कि मतलब कि राष्ट्रपति अपने मतलब कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अपने संवैधानिक तौर पर वो काम नहीं कर रहा है, उनको पद पर हटना चाहिए। तो अब क्या काम करना पड़ेगा, तो अनुच्छेद 56(1) ख के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया बात कही गई है। और वो ये अनुच्छेद क्या करेगा, अनुच्छेद 60 का सहारा लेगा, अनुच्छेद 60 का सहयोग लेगा। कैसे लेगा, कि जो बात अनुच्छेद 60 में कही गई है ना, उसी के माध्यम से 56(1) ख का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को अपने पद पर राष्ट्रपति को उस पद से हटाने के बारे में काम करेगा। कौन करेगा, जो संसद के जो सदस्य होते हैं, वो लोकसभा, राज्यसभा, और जो मंत्री होते हैं, वो अपने किस प्रकार अधिवेशन पास करेंगे, वो हम जब अनुच्छेद 60 आएगा ना तब हम विषय से बात करेंगे। और जब हटाएंगे ना तब वो 56(1) ख के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाएगा। और प्रयोग किसका करेगा, वो जो इनकी जो बातें हैं, नियम वगैरह, वो नियम अनुच्छेद 60 का नियम का पालन करते हुए 56(1) ख के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाने की कोशिश की जाएगी, पद से हटाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे एक और बात बोली गई है, 56(1) ग, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर इतने अनुच्छेद हमें कैसे याद होंगे, आप मान लीजिए एक एक अनुच्छेद बताते थे, ठीक है, लेकिन उसी के अंदर ऑप्शन में और बता देते हैं कि ये क, ख, ग, और एक क इसके साथ में, एक ख इसके साथ में, एक ग इसके साथ में। ये तो सर संभव बहुत कम है, कैसे याद करेंगे। तो हम बैठे हैं ना, इसी कारण तो हम आपके साथ में खड़े रहते हैं हरदम। तो देखिए क समझ में आ गया, क से कबूतर क्या कहता है, कबूतर कहता है वो अपने पद से त्याग पत्र दे सकता, मतलब किस प्रकार त्याग पत्र देगा, यानी कि सॉरी कबूतर नहीं लेना चाहिए, मतलब एक राष्ट्रपति होता है वो अपने पद से किस प्रकार त्याग पत्र देगा। फिर ख कहता है कि अब वो पद से नहीं हटना चाहता है लेकिन उसको जबरदस्ती हटाना है क्योंकि वो संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रहा है, तो 56(1) ख का प्रयोग करेंगे। और जो नियम वगैरह है वो 60 का प्रयोग करेंगे, जो नियम 60 में दिए गए हैं उसी के अनुसार काम करेंगे। क्या दिए गए नियम, नियम क्या दिए गए हैं, देखिए बता ही देते 60 के अंदर, साथ में ही देखिए नियम ये है सबसे पहले कि जो राष्ट्रपति के विरोध के अंदर जो हम विधेयक पास करते हैं, है ना, उनके विरोध में जो हम लेके आते हैं, अधिवेशन लेके आते हैं, राष्ट्रपति को हटाना है, तो एक संकल्प होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। फिर क्या है कि कम से कम 14 दिन पूर्व बात बोली गई होनी चाहिए, 14 दिन पूर्व, कितने, 14 दिन पूर्व एक लिखित रूप में देना जरूरी है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको भी, ये जो राष्ट्रपति को भी इन पद से हटाना है और उनको लिखित रूप में 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। और जब लिखित रूप में दे रहे हैं तो कम से कम 1/4 भाग, 1/4 सदस्य, यानी कि मान लीजिए सभा के अंदर जो लोकसभा राज्यसभा है उस समय मान लीजिए 20 सदस्य है, तो कम से कम 5 सदस्य ये चाहना चाहिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है। और इनमें से 2 जना को आँख हो गई कि राष्ट्रपति के विरोध में कि नहीं यार ये राष्ट्रपति हमारा ये बना ही नहीं, मतलब ये राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, ये इसमें से 3 जना बोल रहे हैं, तो वो क्या राष्ट्रपति को हटा देंगे, नहीं हटा पाएंगे ना। तो वही बात होती है, तो कम से कम 5 जने ये बोलने चाहिए कि साहब ये राष्ट्रपति हटना चाहिए, और वो लिखित रूप में 14 दिन पहले देना चाहिए। और जब ये दोनों ही क्रिया पार हो जाती हैं, है ना, तब कम से कम जो वो संसद में जितने भी सदस्य बैठे होते हैं लोकसभा राज्य में से उनमें से 2/3 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। वो पास होने के बाद में राष्ट्रपति हटेगा। ये बात मैं साथ में बता दी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर और अनुच्छेद लेकर और प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा बात लंबी होती तो कोई बात नहीं। अब देखिए घ क्या कहता है, अब मान लीजिए राष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो गए,
और किसी कारणवश अगला राष्ट्रपति नहीं बन पा रहा, कोई हो सकती है आपातकाल या स्थिति, देश की स्थिति है, मतलब कि एक विकट स्थिति के अंदर होता है, युद्ध की स्थिति के अंदर होते हैं, तो क्या करते हैं, एकदम चुनाव होने की प्रक्रिया में नहीं है, तो अब वो राष्ट्रपति हट गए, क्योंकि 5 साल क्या अनुच्छेद में क्या बोला गया है कि भाई जैसे ही 5 साल पूर्ण होंगे तो उस राष्ट्रपति को पद से हटाना जरूरी होता है, वो नया राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, लेकिन यदि नया राष्ट्रपति नहीं बन रहा है कोई कारणवश, तो क्या करेंगे, तब तो कोई राष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसे पद खाली हो जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। तो अनुच्छेद 56(1)(ग) जोड़ दिया गया, जिसके अंदर ये बात बोली गई है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाए, शपथ नहीं ग्रहण कर ले, तब तक वो राष्ट्रपति पहले वाला वो पद धारण करते हुए पद पर नियंत्रण पद पर रहेगा। ठीक है ना, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाए तब तक वो पद पर रहेगा। तो ये 56(1)(घ) में बात बोली गई। तो क ख ग याद आ गया ना, बहुत याद आया, और नॉर्मल है, जो पॉलिटिकल जितनी कोई सरल ही नहीं है, और जिसके दिमाग के अंदर पॉलिटिकल समझ में आ गई ना, तो उसके तो नया पार है। 56(1)(ख), 56(1)(ख), 56(1)(ग), है ना, तो ये तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। अगर एक 56, 57 ऐसे बताए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तब तो नहीं होती है। अब इसमें प्रॉब्लम हो तब ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा, 2-4 बार समझेंगे, क्योंकि जितने भी मैं पॉलिटिकल की क्लास आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो ज़रा सा वो क्लास लगातार देखिए तो आपको अपना आप पॉलिटिकल सरल लगेगी, ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ डरो। ठीक है, अब अनुच्छेद 57 क्या कहता है, देखिए 57 के अंदर राष्ट्रपति को लगता है कि यार मैं एक बार बन सकता हूँ, राष्ट्रपति और भी बन सकता हूँ। मान लीजिए आपको किसी ने राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है, आपको राष्ट्रपति बना दिया कि भाई आप भारत के राष्ट्रपति हो, तो आप इतने खुश हो गए, वाह यार क्या बात है। अभी मतलब इतने खुश नहीं होना है, अभी एक मन की भावना है, वो आपको बता रहा हूँ, कितने एक आना चाहिए मोटिवेशन, क्या है, हम राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि यार युवा पीढ़ी है, तो आपका नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं आपका नंबर नहीं आएगा। एक देख कर मतलब जिसका देश के प्रति प्रेम की भावनाएं होती हैं, तो उसका जरूर कभी न कभी उसका उस पद पर पहुंचने में आसानी होती है। तो देखिए मान लीजिए आपको राष्ट्रपति बना दिया गया है, तब आपको ख्याल आया यार मैं एक बार और नहीं बन सकता राष्ट्रपति, क्या एक भी इतने बार ही रहूँगा, मैं कितनी बार बन सकता हूँ, या मेरा काम भी अच्छा है, मेरी उतनी उम्र भी नहीं है कि मैं राष्ट्रपति पद से हट जाऊँ, और मेरा इतना वर्चस्व भी है कि राष्ट्रपति मेरे को बार बार और बना देंगे। तो कोई नियम वगैरह है या नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। 57 आपके साथ में खड़ा है ना, हमारा अनुच्छेद 57 आपके साथ में खड़ा है, हरदम साथ में खड़ा था, है और रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। ये बोल रहा है कि अगर आपकी इच्छा है राष्ट्रपति 4 बार बनने की, तो आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मतलब ये नहीं है कि बनते जाओगे, जो संसद के सदस्य है वो विरोध करे तभी बन जाओगे, वो नहीं चुने तभी बन जाए, ऐसा नहीं है। मतलब आपकी जो ये नियम है कि आप बन सकते हैं, आपको यदि सदस्य चाहते हैं ना, तो वो आप चुनाव जीत जाते हैं ना, तब राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं है जैसे अमेरिका में है कि भी 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक है 2 बार होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते, सहित एक बार ही होना चाहिए। तो हमारा ऐसा कोई नियम नहीं है, जितनी बार चाहो उतनी बार राष्ट्रपति पद पर धारण करो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपकी भावना देश के प्रति होनी चाहिए, ऐसे नहीं देश के साथ गद्दारी करते चले जाओ और वो फिर काम चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल। चलो ठीक है, तो 57 ये कहता है, फिर 58 क्या कहता है, अनुच्छेद 58, ठीक है। अनुच्छेद 58 एक वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। 58 आपके अर्हताएं रखता है, योग्यताएं, समझो कोई बात नहीं, अर्हताएं मतलब योग्यताएं, आपकी क्या क्या योग्यताएं हैं। अर्हताएं का मतलब होता है आप भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आप दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, आप किसी भी लाभ के पद पर धारण किए हुए नहीं होना चाहिए, और आपके ऊपर किसी प्रकार का केस वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना, आपको आतंकवादी घोषित वगैरह नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप राष्ट्रपति के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात है, ठीक है।
फिर इसके बाद जब साहब हम राष्ट्रपति के लिए अप्लाई करते, फॉर्म वगैरह लगाते, तो हमके क्या जुर्माना वगैरह हैं, तो क्या नियम है उसके बारे में, तो देखिए उसके बारे में कुछ नियम है, ठीक है ना। एक अधिनियम बना है 1997, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान संशोधन अधिनियम, है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम, मिटा देते हैं। देखिए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति संशोधन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संशोधन अधिनियम 1997, जिसके अंदर यह बात बोली गई है कि जब राष्ट्रपति चाहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो कम से कम 50 व्यक्ति सदस्य हस्ताक्षर करके ये बोलेंगे, हस्ताक्षर करके ये भेजेंगे कि साहब हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति ये बनना चाहिए। क्या है, राष्ट्रपति ये बनना चाहिए। तो इसके लिए 50 सदस्य उसमें नियुक्त कर दिए, ठीक है। और इसके पैसे वगैरह क्या है कि पैसे कम से कम 25,000 इनके जो पैसे रखे गए हैं कि इनकी जो है वो 25,000 रखे गए राष्ट्रपति के लिए। सॉरी कितने, 15,000 है प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए। हाँ 15,000 रुपये, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, कम से कम 15,000 रुपये उनको जमानत राशि देनी पड़ेगी, जमानत राशि। और उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 20 सदस्य है, वो ये कहने 20 सदस्य ये बोलेंगे साहब उपराष्ट्रपति ये होना चाहिए। मान लीजिए अशोक है, अशोक जी, ठीक है। और फिर सुनील जी, सुनील कोई भी नाम ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, मोदी जी। हम मोदी जी मान राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, मोदी जी। अब देखिए मोदी जी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ये उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 20 सदस्य होना आवश्यक है ना, उनके पक्ष में सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। और मोदी जी के लिए कम से कम 50 सदस्य, क्योंकि ये राष्ट्रपति बन रहे हैं। और दोनों के लिए 15,000 जमानत राशि आवश्यक है, ये जमा कराएंगे। और कम से कम ये 1/6% चुनाव जीतने चाहिए। मतलब कुल मिला के कुल 60 वोट डाले हैं सदस्य ने, 60 सदस्य ने वोट डाले हैं, तो उनमें से कम 10 सदस्य इनके पक्ष में होने चाहिए। और यदि इनके पक्ष में 9 सदस्य होते हैं तो इनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। 15,000 ही कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है कोई ऐसा कोई करोड़ रुपये जमानत नहीं कर रहे हैं, 15,000 करें। लेकिन वो नियम है कि आपके 15,000 राशि वो जमानत जब्त कर ली जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। चलो आगे प्रोसेस क्या है, तो ये इसके बारे में बात हो गई। 57 के अंदर अर्हता हो गई, 58 के अंदर योग्यता हो गई, 57 के अंदर तो उनकी वो 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं, 18 के अंदर योग्यता हो गई, और 60 के अंदर मैंने बता दिया कि भाई उनको किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। फिर हम आगे चलते हैं धीरे धीरे, 60 हो गया, 61 हो गया। फिर हम देख लेंगे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। चलो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, हो गए क्लियर। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। पहली शक्ति प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक।
प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के अंदर क्या आता है, क्या आता है प्रशासनिक शक्ति के अंदर? कि भाई प्रशासनिक शक्ति के अंदर वह चीज़ आती हैं, वह आते हैं जो राष्ट्रपति किन किन को मतलब कि नियुक्त करेगा, कौन से पद पर किन को नियुक्त करेगा, और इनको नियुक्त करने की किस प्रकार इनके पास में शक्ति है राष्ट्रपति के साथ में, वो आती है प्रशासनिक शक्ति के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति किसी के पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने किसके पास में शक्ति? राष्ट्रपति के साथ पास में है। और महालेखा परीक्षण की शक्ति करने, उनकी नियुक्ति करने किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास में है। और फिर महान्यायवादी की भाई महान्यायवादी है, उनको नियुक्त करना, तो वो शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनको नियुक्त करने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। और राज्यसभा के सभापति उपसभापति को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये नियुक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। और महालेखा परीक्षण है, जो लेखाकार है ना, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विदेश मंत्री, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो जो महत्वपूर्ण जो पद है, बड़े बड़े लेवल पर पद है, उनकी सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये आ जाता है प्रशासनिक कार्यों के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सैनिक। क्या आ जाता है? सैनिक आ जाता है, सैनिक कार्य। देखिए, प्रशासनिक के अंदर कुछ अनुच्छेद है, वो ध्यान रखना है आपको। क्या अनुच्छेद ध्यान रखना है? एक अनुच्छेद है शीतोत्तर 1। ठीक है ना, अनुच्छेद क्या है? शीतोत्तर 1 है। शीतोत्तर 1 के अंदर क्या बात बोलेगी? शीतोत्तर ए बिंदी लगी ऊपर, ठीक है ना, तो यही तो हमारा ये रोमन संख्या नहीं, उसके अंदर ये 1 है। हमारा वाला एक गणित वाला वो 1 अलग है, ये 1 अलग है। तो अगर देखिए यहीं पर गलती होती है, जो बड़े स्तर पर एग्जाम देते हैं उसके अंदर यही होते हैं कि शीतोत्तर हम एक वो वाला समझ लेते हैं, वो नहीं ये है। कभी शीतोत्तर क समझ लेते हैं, कभी ये समझ लेते हैं, वो सारे अलग होते हैं, एक भी सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं है एक जगह आप बड़े एक जगह छोटा ये लगा दे काम चल जाएगा, नहीं। ऐसा नहीं है क की जगह अ लगा दे काम चलेगा, नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एक की जगह ये रोमन संख्या वाला 1 लगा दे ना। सबके अनुच्छेद का मतलब सब अलग अलग होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत बड़े बड़े लेवल की होती है। तो देखिए इसके अंदर क्या बात बोली गई है, शीतोत्तर 1 अनुच्छेद, कि भाई भारत सरकार की जो संघ की कार्यपालिका है, भारत सरकार की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। क्या है? भारत सरकार के कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। ठीक है ना, तो ये बात है शीतोत्तर 1 के अंदर है। फिर अनुच्छेद 1 आता है 53(1). इसके अंदर क्या बात बोली गई है? इसके अंदर है कि संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इनका प्रयोग खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना है। पहले बोला गया है भारत सरकार के कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना। और कानूनों को लागू किस प्रकार करेगा, कौन सी विधि काम में लेनी है, कौन से नियम अपनाने हैं, कौन से कानून का तरीका अपनाना है, वो सारे सब के सब राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये जो शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 77(1) के अंदर, रोमन संख्या 1 के अंदर राष्ट्रपति में निहित है। और जस्ट निचली बात ये है 53(1) में बोला गया है
कि जो संघ की कार्यपालिका होती है वो सेम बात यही है कि संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह इनका प्रयोग, ये बात थोड़ी अगली वाली चंज है, वह इनका प्रयोग खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इन शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बहुत टेढ़ा है, लग रहा है ना? ऐसी कोई बात नहीं, टेढ़ा नहीं, ज़्यादा नहीं टेढ़ा, नॉर्मल है। ठीक है, देख ध्यान से लिख देता हूँ। संघ की कार्यपालिका का संघ की कार्यपालिका का प्रयोग, सॉरी, संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, और वह इनका प्रयोग खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। आप बोलेंगे सर आप उल्टा चल रहे, तो उल्टे चलने का काम है हमारा, और कौन सा है, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, उल्टे ही चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इनकी शक्तियों का प्रयोग, संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इनका प्रयोग है खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। और एक बहुत बड़ी गजब की बात कही गई है अनुच्छेद 54 के अंदर, आगे वो बात देखिए। अनुच्छेद 54 में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 54 ए के अंदर कि राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद का जो अधिकारी होता है ना, जो प्रधान होता है, वो करेगा इनकी शक्ति का प्रयोग। तो वो किस प्रकार करेगा वो भी हम आगे जरूर देखेंगे। तो 53 ये हो गया। ठीक है, फिर 54 के अंदर और भी बातें बोली गई हैं। 54 के अंदर क्या देखिए, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद, और ये प्रशासनिक कार्य के अंदर नहीं है, जरा हमें ये नहीं बताना चाहिए, फिर आगे हम बताएंगे जब अलग काम आएगा ना और नियुक्ति के संबंधित बात आएगी तब वो बात बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी बात है प्रशासनिक के संबंधित। फिर सैनिक कार्य के अंदर, ये है कि जो भारत की जो तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों की संपूर्ण शक्ति वो राष्ट्रपति का निहित होगी। राष्ट्रपति जिस प्रकार कहेगा उसी प्रकार काम होगा। ठीक है ना, तो ये सैनिक कार्य, सैनिक शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। सैनिक कार्य नहीं, सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति। ठीक है ना, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये हो क्लियर? विधेय शक्ति, विधेय शक्ति के अंदर क्या होता है कि जो संसद का जो अधिवेशन वगैरह होते हैं वो किस प्रकार होगा, विवाद में कौन काम करेगा, तो वो होती है विधेय शक्तियाँ। ठीक है ना, तो देखिए विधेय शक्ति के अंदर क्या होता है, अनुच्छेद 85 के माध्यम से राष्ट्रपति एक काम करेगा, संसद के दोनों सदनों को सत्र के 17 के लिए आहूत करेगा। बोलेगा आप आइए और सत्र शुरू कीजिए, सत्र करने का टाइम आ गया है। ये राष्ट्रपति बोलेगा, सत्र हेतु आह्वान करेगा और 17 का काम करेगा, 17 करेगा। तो ये काम राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 85 के माध्यम से। ठीक है, फिर अनुच्छेद 87 के माध्यम से प्रत्येक साल के प्रथम सत्र और प्रत्येक चुनाव के प्रथम सत्र, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रत्येक चुनाव के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, यानी कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा का जो विधानसभा का चुनाव हुए और अब जो पहला सत्र का अधिवेशन कौन करेगा,
पहला सत्र और हर वर्ष का प्रथम सत्र, इनका अनुमोदन है ना, मतलब कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण, और इनको मतलब कि प्रस्तुतिकरण ही कहेंगे, ठीक है। वो क्या कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी ऐसे कैसे भाषण वगैरह, ठीक है, नॉर्मल भाषण देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र और प्रत्येक चुनाव के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति संबोधित करेगा। अभी याद आएगा यहाँ, बहुत टड्डा काम है, संबोधित करेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 85 के माध्यम से, सॉरी 87 के माध्यम से, ये मैंने ऊपर लगा देना, अनुच्छेद 87 के माध्यम से, 85 के माध्यम वो आउट करेगा, ठीक है ना। और फिर अगर मान लीजिए इन दोनों के बाद में विवाद हो जाता है, किसके मध्य? लोकसभा और राज्यसभा के मध्य में, कि भाई कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो क्या करेगा? तो अनुच्छेद 108 इसमें काम करेगा, और अब दोनों को जो संयुक्त बैठक बुलाएगा, आइए और हम निर्णय करते हैं क्या बात है, और संयुक्त बैठक बुला के वो ये निर्णय करेंगे अनुच्छेद 108 के माध्यम से। और अनुच्छेद 80, ठीक है, अनुच्छेद 80 का क्या काम है? अनुच्छेद 80 का काम ये है कि राष्ट्रपति कला, संस्कृति और साहित्य, इन आधार में कम से कम 12 व्यक्ति है, 12 सदस्य, ठीक है ना, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा के अंदर, ठीक है ना, वो बात ध्यान रखनी है। फिर है अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331, इसके माध्यम से 2 आंग्ल भारतीय, अब शायद बंद हो गए आंग्ल भारतीय, पहले थी ये, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 331 के माध्यम से। तो ये बात आपको पूरी क्लियर से ध्यान रखनी है, ठीक है ना, हो गए ना। फिर इसके बाद में क्या और क्या बातें हैं? देखिए, जब बजट की बात आती है या वार्षिक बजट की बात आती है, बजट वगैरह नियुक्त करने के संबंधित क्या बातें हैं, तो राष्ट्रपति ये हरदम प्रयास करेगा, वो मतलब कि जो लोकसभा राज्यसभा होती है उनको ये कहेगा कि भाई बजट की बात हो गई है, बजट भी हमें आना चाहिए, टाइम हो गया है, और बजट के लिए आप क्या कहें, विशेष बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण, भाई बजट किस प्रकार है और वार्षिक वितरण का विवरण किस प्रकार है, वो हमें दीजिए। वो कौन सा अनुच्छेद उपयोग करेगा? अनुच्छेद 112 उपयोग करेगा, अनुच्छेद 112, इसके माध्यम से बोलेगा कि हमें बताइए बजट के बारे में और वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, तो वो इस प्रकार बात करेगा। तो ये कुल मिला के आपको याद हो गए। फिर इसके बाद अनुच्छेद काम आता है हमारा नियंत्रण महालेखा परीक्षण, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151, नियंत्रण व महालेखा परीक्षण का वितरण क्या है? महालेखा परीक्षण का प्रतिवेदन, ये भी राष्ट्रपति काम करेगा। नियंत्रण महालेखा परीक्षण का प्रतिवेदन करेगा, ठीक है ना। फिर देखिए वित्त आयोग का आभार, वित्त आयोग का वितरण, ठीक है ना, अनुशंसाएं, वित्त आयोग की अनुशंसाएं, वित्त आयोग की अनुशंसाएं, अनुच्छेद 281 के माध्यम से, क्या अंश है? अनुच्छेद 281 के माध्यम से। फिर संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में किस प्रकार वो बात करेगा? अनुच्छेद 323 के बारे में, अनुच्छेद 323 का उपयोग करते हुए संघ की लोक सेवा आयोग को क्या करेगा? बुलाने के बारे में बात करेगा। संघ की लोक सेवा आयोग होती हैं उनके बारे में प्रतिवेदन करेगा, ठीक है ना। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में 338, अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए जो नियुक्ति वगैरह की बात आती है वो अनुच्छेद 338 उपयोग करेगा। और फिर इसके बाद में एक आगे क लग जाएगा, कहाँ लगा रहा है क, तो अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, उनका जो आयोग होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन करेगा, वो अनुच्छेद 338 क के माध्यम से करेगा। और जो पिछड़ा वर्ग होता है उनके जो आयोग वगैरह होता है उनका जो करेगा वो नियुक्त, उनका आयोग को जो आउट वगैरह करेगा वो अनुच्छेद 340 के माध्यम से करेगा।
वे जो पिछड़ा वर्ग है उनके बारे में क्या काम करना है, प्रक्रिया करनी है, उनको किस प्रकार आगे बढ़ाने का काम करना है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 का उपयोग करेगा। वो बात आपको ध्यान रखनी है इस प्रकार, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या है, और नए राज्यों के निर्माण के बारे में बात आती है, सीमाओं के बारे में अनुच्छेद 300 का उपयोग करेगा। क्योंकि राष्ट्रपति को जो मान लीजिए नए राज्यों का निर्माण करना है या सीमाओं में नाम परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 का उपयोग करेंगे, भाग 1 अनुच्छेद 3। और धन विधेयक है तो राष्ट्रपति के पूछे बिना धन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, राष्ट्रपति को पहले पूछेंगे, फिर अनुच्छेद 117 के माध्यम से धन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में पेश करेंगे। तो ये कुछ बातें वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। फिर अनुच्छेद 103 के 117(3) कि फिर ऐसे विधेयक जिसके अधिनियम किए जाने पर भारत की संचित निधि में से वह निकालना है, तो अनुच्छेद 117(3) का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो वो इस प्रकार ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर धन वित्तीय विवरण किया गया है कि जो कृषि आय की परिभाषा के परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 274(1) काम लिया जाएगा, 274(1), ठीक है। तो ये इस प्रकार की बातें हैं, वो ध्यान रखनी है। फिर वित्तीय शक्तियाँ वही है, धन विधेयक है, बजट पास करना है, अनुच्छेद 117 का काम किया जाएगा, है ना। उसका उपयोग करके धन विधेयक पहले राष्ट्रपति को पूछेंगे भाई हाँ लोकसभा में लाना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है, तो वो पूरी अनुमति के माध्यम से धन विधेयक को लोकसभा में लाना वो वित्तीय विवरण के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर न्यायिक शक्तियाँ, अब न्याय का मतलब क्या होता है, मतलब कि राष्ट्रपति के पास में न्यायिक शक्ति है, किस प्रकार है कि क्षमा वगैरह करने की, मान लो कोई अपराधी वगैरह है तो अनुच्छेद इसमें 72 काम आएगा। कौन सा आएगा, अनुच्छेद 72। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को कम से कम 5 तरह की किसी भी अपराधी को माफ करने की शक्ति है। पहला क्षमा, ठीक है ना। क्षमा के अंदर क्या है कि मान लीजिए न्यायालय द्वारा ये निर्णय ले लिया कि ये अपराधी है और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, या इनको कठोर कारावास होनी चाहिए, या नॉर्मल इसको आजीवन कारावास होनी चाहिए। राष्ट्रपति बोलेगा तथास्तु, जाओ और मौज करो, आपको माफ किया जाता है। कौन कहेगा, राष्ट्रपति कहेगा। कौन से अनुच्छेद 72 के माध्यम से, अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति ये कहेगा तथास्तु, जाओ मौज करो। यानी कि उसको ऐसे लगेगा, किसको, जो अपराधी हैं उनको ऐसा लगेगा मैंने कोई आज तक कोई अपराध किया ही नहीं है। इतनी बड़ी है वो शक्ति राष्ट्रपति के पास में क्षमा करने की, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्षमा हो गई, ठीक। इसके बाद फिर लघुकरण होता है। लघुकरण का क्या मतलब है, लघुकरण का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी को कठोर कारावास दी गई है तो उनको कम कारावास में नहीं, नॉर्मल कारावास के अंदर बदलना। यदि किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उनको कारावास के आजीवन कारावास के अंदर बदल देना, ये राष्ट्रपति का काम है। राष्ट्रपति को यदि को लगता है कि नहीं बेचारा को, है ना, आजीवन कारावास में बदल दिए, फांसी के मरेगा, दुख पाएगा ना, तो ऐसे करके मान लीजिए अनुच्छेद 72 के माध्यम से उनको लघुकरण का प्रयोग करते, लघुकरण की शक्ति का प्रयोग करते उन्हें क्षमा करेगा इस प्रकार। सो लघुकरण का प्रयोग करते उनको कम कारावास में के अंदर बदलेगा। फिर आ जाता है परिहार। परिहार क्या होता है, देखिए परिहार के अंदर ये होता है कि किसी को बिना दंड के परिवर्तन किए उनको कम कर देना। कैसे, कि मान लीजिए कठोर कारावास है वो 5 वर्ष की है, तो वही कठोर कारावास 3 वर्ष में बदल देना, ये होता है परिहार, ठीक है ना। इस परिहार के बाद में आता है विराम आता है। क्या था, विराम आता है। मान लीजिए कैसे विराम, विराम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, तो उनको मतलब कि कठोर कारावास दी गई है या फिर थोड़ी नॉर्मल कारावास दी गई है, फांसी की सज़ा दी गई है, तो वो राष्ट्रपति क्या करेगा कि जब इस महिला को फांसी की सज़ा दी जा रही है तो इसके जो गर्भवती है बच्चा वो भी मरेगा, और जो कठोर कारावास दी गई है तो इस बच्चे को नुकसान होगा। तो राष्ट्रपति ये विराम का प्रयोग करते हुए उनको ये शक्ति क्षमा करेगा, इसका विराम का प्रयोग करते हुए उनको कम कारावास के अंदर बदल देगा, नॉर्मल के अंदर बदल देगा। तो इसके माध्यम से बदलेगा। तो देखिए एक तो लघुकरण अलग होता है और एक विराम अलग होता है। लघुकरण तो उसके जो अपराधी उनका कुछ नहीं हुआ है फिर भी उनको माफ कर रहा है, और विराम के अंदर यह है कि जो वो इस लायक नहीं है, जो महिला है वो कड़ा कारावास के अंदर काम करने के लायक नहीं है, और जो बूढ़ा बुजुर्ग है वो जो कड़ी जो सजा है वो भुगतने के लिए तैयार नहीं है। तो वो विराम का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उनको शक्ति का प्रयोग करेगा और उनको थोड़ा सा कम में बदलेगा।
फिर आ जाता निलंबन, क्या आ जाता है, परिविलंबन। परिविलंबन परिविलंबन के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति है, वो उनके कुछ नहीं कहेगा। भाई अभी तक तेरे को कोई सजा वगैरह नहीं सुनी, मान लीजिए कोर्ट ने, न्यायालय ने सजा सुना दी है, तो राष्ट्रपति उनको कुछ समय के लिए रोक देगा, नहीं तो हाँ कहेगा, नहीं कुछ ना कहेगा, भी तेरे के बारे में बाद में निर्णय करेंगे, जब तक तुम सारे एकदम रुक जा। तो वो होता है प्रविलंब हो जाता है। क्या होता है, प्रविलंब। तो ये इस प्रकार की शक्ति है, वो भी आपको ध्यान रखनी होती है। न्यायिक शक्ति, ठीक है ना, प्रशासनिक शक्ति, सैनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ। देखिए प्रशासनिक शक्तियाँ, फिर राजनीतिक और कूटनीतिक शक्तियाँ भूल गए ना, राजनीतिक और कूटनीतिक, राजनयिक व कूटनीतिक, कूटनीतिक, ठीक है, राजनीतिक और कूटनीतिक शक्तियाँ, तो वो भी ध्यान रखनी है। अब राजनीतिक और कूटनीतिक शक्तियों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जैसे मान लीजिए विदेश मंत्री होता है, तो राष्ट्रपति ये निर्णय तय करेगा, हमारा जो विदेश मंत्री जयशंकर है साहब है, तो उनको कौन से विदेश के दौरे पर भेजना है और कितने दिन तक रुकना है, क्या बात करनी है, तो वो सारा काम राष्ट्रपति तय करेगा। तो ये भी राजनीतिक कूटनीतिक शक्ति उनके पास में है। और फिर हमारी बात आती है, फिर वीटो शक्ति आती है। वीटो किस प्रकार होते हैं, देखिए वीटो 4 प्रकार के होते हैं। वीटो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो अनुच्छेद 111 का प्रयोग करते हैं। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो कितनी, 3 है, लेकिन वीटो शक्तियाँ 4 है, लेकिन एक राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, केवल 3 है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक तो आत्यांतिक वीटो, आंत्यांतिक वीटो और निलंबन वीटो और जेबी वीटो, और एक वीटो शक्ति है विशेषित वीटो, वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। देखिए आंत्यांतिक वीटो के अंदर क्या होता है, क्या मान लीजिए कोई अधिवेशन है, ठीक है, कोई विधेयक है, क्या है, विधेयक। देखिए विधायक अलग होता है, विधेयक अलग होता है। विधायक होता है एक व्यक्ति का नाम है विधायक, जो सांसद वगैरह, तो वो MLA वगैरह होता है, MP है ना, वो होता है विधायक। और ये होता है विधेयक, जो एक प्रकार का कानून है, ठीक है। और मान लीजिए कोई कानून बनाना है लोकसभा या राज्यसभा, उनमें से राष्ट्रपति के पास में भेजा था, राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इन विधेयक को नहीं तो कुछ हाँ कहेगा, नहीं ना कहेगा, अपने पास में सुरक्षित रख लेगा। तो इसको कहेंगे हम आंत्यांतिक वीटो को। अनुच्छेद 111 का प्रयोग करते हुए वो आंत्यांतिक वीटो के अंदर उनको अपने पास में सुरक्षित रख लेगा। जिसका तात्पर्य क्या होगा, मान लीजिए कोई अगला कोई नया राष्ट्रपति बनता है, क्या बनता है, अगला कोई नया राष्ट्रपति बनता है, तो इन सुरक्षित वीटो का प्रयोग वापिस कर, जो विधेयक है उनके बारे में बात कर सकता है, वो आगे वापस भेज सकता है लोकसभा के अंदर। तो वो होता है आंतरिक वीटो। एंड एक होता है प्रविलंबन वीटो। क्या होता है, प्रविलंबन वीटो, आंतरिक वीटो और निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इस निलंबनकारी वीटो के अंदर क्या होता है, पुनर्विचार। तो मान लीजिए निलंबनकारी वीटो के अंदर ये होता है कि राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक आया है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ये तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज देगा, और जब पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो वो वापस उसी संसद द्वारा नहीं तो कुछ संशोधन करेंगे या फिर संशोधन कर देंगे। यदि राज्य संसद द्वारा संशोधन नहीं करते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा उन दोनों द्वारा उसके अंदर संशोधन नहीं करते हैं, और जैसा था वैसा का वैसा राष्ट्रपति के पास में भेज देते हैं, तो वो राष्ट्रपति उनके ऊपर क्या कर देगा, स्वीकृति दे देगा। और यदि धन विधेयक हैं तो राष्ट्रपति उनको वापस नहीं भेजेगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति को पहले पूछ लिया गया है। तो उन पर राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी स्वीकृति दे देगा। राष्ट्रपति उन पर क्या करेगा, अपनी स्वीकृति दे देगा, या फिर उन धन विधेयक को रोक कर रख सकता है। तो वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, क्या धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है ना, क्या धन विधेयक को रोका जा सकता है, यस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वीटो का प्रयोग नहीं करेगा राष्ट्रपति। किसी भी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर आता है जेबी वीटो। देखिए आंतरिक वीटो है, अभी तक 2 बार प्रयोग किया गया है। एक तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रयोग किया गया था 1954 के अंदर, पेप्स विनियोग के अंदर, ठीक है, और एक किया गया था 1991 के अंदर। क्या गया 1991 के अंदर, डॉक्टर VR वेंकटरमण द्वारा किया गया था। डॉक्टर R वेंकटरमण कौन थे,
डॉक्टर आर वेंकटरमन। इनका मतलब क्या होता है कि अभी वेतन भत्तों के अंदर बढ़ोतरी करना। क्या था? वेतन भत्तों के अंदर बढ़ोतरी करना, वेतन भत्ता पेंशन इनमें संशोधन करना था कि भाई इनको बढ़ाना था या कम करना था, वो इस प्रकार की विधेयक था। तो डॉक्टर थे आर वेंकटरमन ने इनको जैसा था वैसा का वैसा रोक दिया गया था 1991 के अंदर। 1991 के अंदर। तो प्रश्न पूछ सकते हैं आंतरिक वीटो को अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो वो 2 बार। पहला कब किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब किया गया था? 1954। और उसके अंदर क्या बात थी? पेप्स विनियोग आयोग। और दूसरा कब किया गया था? 1991। कौन थे राष्ट्रपति? डॉक्टर आर वेंकटरमन। और उसके अंदर क्या बात थी? मतलब पेंशन, वेतन भत्ते, इनके बारे में बात थी कि इनको बढ़ोतरी करना या कम करना, उसके संबंध में वो विधेयक था। ठीक है। और जेबी वीटो। तो जेबी वीटो का अंदर क्या है? अब तक जेबी वीटो को एक बार प्रयोग किया गया 1986 के अंदर। 1986 के अंदर अभी तक इसको प्रयोग किया गया है। और उसी समय राष्ट्रपति हमारे थे, कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थी राष्ट्रपति। जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भाटे डागर के बारे में था, ठीक है ना। और हाँ, ज्ञानी जैल सिंह थे। डाकघर का क्या मतलब था? डाकघर 1986 के अंदर इसका मतलब ये था इस विधेयक के अंदर कि भाई डाकघर के अंदर जब पोस्ट भेजा जाता है, पोस्ट मार्टम किया जाता है, यानी कि जो किसी के जो खत वगैरह होते हैं वो भेजा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो खत जो आगे पहुंचाने वाला होता है ना, एक तो भाई मान लीजिए मेरे खत है ना कहीं पर दूसरी जगह पहुंचाना है, तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, डाकघर में, वहाँ पर खत दूंगा और वही खत आगे लेके जाएगा ना। तो उसके संबंध में ये था कि उसको खत को देखना किसी को अधिकार है या नहीं है। तो उसी समय ज्ञानी जैल सिंह ने ये तय किया था कि जो हमारा डाकघर का जो सिस्टम है कि डाकघर के अंदर जो खत वगैरह है उनको जो डाक के अधिकारी होता है, जो डाक को मतलब उन खत को ले जाने वाला होता है आगे, आगे तक पहुंचाने वाला होता है, उनको ये देखने का अधिकार नहीं है। उनको ये नहीं देखना है भी इस खत के अंदर क्या बात बोली गई है। ऐसा फिर किसी को जो कोई भी सिस्टम भाई पर्सनल चीज़ हो सकती हैं वो आगे भेज रहा है तो वो खत पढ़ लेगा, तो पढ़ने का अधिकार थोड़ी है उसको। तो इसको ये बोला गया था भी इनके अंदर ये अधिकार दीजिए कि अभी वो खत जो आगे भेजने वाला है वो खत को देख सकता है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा ना, ऐसा हरदम नहीं हो सकता है। जो खत है उनको आप कैसे दे सकते हैं? आपको देखने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1986 के अंदर उसी विधेयक को अपने जेब के अंदर जा लेता है। इसी कारण उसको जेबी वीटो का भी क्या जा सकता है, उसको जेबी वीटो कहा जाता है, ताकि उनको अपने एक निश्चित समय तक नहीं, कोई निश्चित समय नहीं है, उनको रोक कर रख सकता है राष्ट्रपति उन विधेयक को। नहीं तो हाँ कहेगा, नहीं ना कहेगा। केवल इतना ही बोला गया है कि यथाशीघ्र वापस लौटा देगा, लेकिन यथाशीघ्र कब होता है ये कोई तय नहीं है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने उस समय ये काम कर दिखाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो ये थी हमारे क्या थी, वीटो की शक्तियाँ थी। फिर विशेष वीटो, जिसके अंदर क्या होता है कि भी मान लीजिए किसी विधेयक को रोकना है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उन संसद में सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करेगा और विशेष बहुमत के द्वारा उन विधेयक को रोकेगा। तो वो होता है विशेषित वीटो। हालांकि ये अमेरिका के अंदर है, भारत के अंदर ये सिस्टम नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352, 356, 360। देखिए 52 के अंदर क्या होता है? अनुच्छेद 352 ये कहता है यदि देश के अंदर युद्ध की स्थिति है, यदि अकाल की स्थिति, युद्ध की स्थिति है या आक्रमण की स्थिति है या आतंकवाद फैल रहा है पड़ोसी सीमाओं के अंदर, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का उपयोग करेगा। और यदि राज्य के अंदर अव्यवस्था फैली है, किसी विशेष राज्य जैसे राजस्थान है, जैसे मणिपुर है ना, अभी मणिपुर हाल ही के अंदर ये स्थिति खराब थी, तो वहाँ पर आतंकवाद है ना, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करना, तो राष्ट्रपति उस समय क्या कर सकता था? वो आपातकाल की घोषणा कर सकता था। तो अनुच्छेद 356 के माध्यम से उनके राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि वो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए किसी विशेष राज्य के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 352 के अंदर संपूर्ण देश के अंदर आपातकाल की घोषणा
कर सकता है। और अनुच्छेद 360 के माध्यम से वित्तीय स्थिति, यानी कि जो वित्तीय स्थिति कमज़ोर है, हम भारत की जो मान लीजिए पैसे की जो बात वगैरह होती हैं वो स्थिति खराब है, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये हो गया। फिर हो गया आदेश जारी करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है, वो आदेश जारी कर सकता है। और वो आदेश जारी करेगा तो कम से कम 6 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक उसका आदेश जारी रहेगा। और यदि उसके बीच के अंदर मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा उनका वो अस्तित्व में आ जाती हैं, मान लीजिए पहले भंग थी या फिर उस समय वो काम करने लग जाती हैं, तो उन्हीं जो अध्यादेश को या तो वो कानून बना सकते हैं, और यदि वो चाहते हैं तो उनको वो समाप्ति कर सकते हैं किसी समय संसद। और राष्ट्रपति कभी भी चाहता है तो वो अपना अध्यादेश वापस ले सकता है। तो ये अध्यादेश के सामने आपको बातें ध्यान रखनी है, कानून बना सकते हैं। तो ये बात है। फिर अन्य शक्ति के अंदर यही होता है कि भाई जो संघ राज्य शक्ति का प्रशासनिक राष्ट्रपति का दिन चलाया जाता है, उनसे मतलब प्रशासन संबंध में नियम बनाने की शक्ति भी पास में 239 के माध्यम से। फिर देखिए जो हमारा संघ जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनके संबंध में क्या भी नियम बनाने के राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अनुच्छेद 340 से अनुच्छेद 340 इनके माध्यम से क्या करेगा, अनुच्छेद 340 के माध्यम से, जैसे दादरा नगर हवेली है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर कुछ भी नियम वगैरह बनाने हैं, कानून वगैरह बनाना है, तो वो 340 एक क का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 340 एक क का प्रयोग करेगा, जिसके माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर विनियम बनाया जाएगा। फिर ये बात आगे, फिर ख का प्रयोग करेगा और लक्षद्वीप के अंदर विनियम कानून वगैरह बनाने की शक्ति उनके पास में है। फिर इन्हीं का प्रयोग करते हुए ग का प्रयोग करेगा, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली, क्या है, अंडमान निकोबार दादरा नगर हवेली, ठीक है ना, ग के अंदर दादरा नगर हवेली के अंदर विनियम बनाने की शक्ति है। फिर यही आगे बात ग के अंदर, फिर दमन द्वीप, क्या है, दमन द्वीप के अंदर राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। फिर आगे बात आती है, यही बात आगे हड़े, अनुच्छेद 340 एक हड़े, जिसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति को पुदुचेरी के अंदर विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये इसकी होगी। फिर राष्ट्रपति की आगे हम बात करते हैं और इनके पास में क्या शक्ति है। फिर राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी कि राष्ट्रपति की वास्तव में स्थिति किस प्रकार है। वास्तव में स्थिति देखिए, अनुच्छेद 53 के माध्यम से मैंने बता दिया, 53 एक बता दिया था। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में, बात करेंगे अनुच्छेद 53 वगैरह, ठीक है ना। सॉरी 53 क्या कर दिया मैंने यार, 53 एक है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 54 एक है, फिर 2 है, ठीक है। फिर 75 एक है, जिसके अंदर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। वो बात है हम आगे बात करेंगे, कि फिलहाल कर ले, अभी टाइम नहीं है, हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहनी है और मेहनत करना है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं भाई साहब जी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।